गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। यू आर वाचिंग अ बायोलॉजी टीचर निधि। सो स्टूडेंट, आज हम लोग ना जो ह्यूमन डिजीज वाला जो चैप्टर है उसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज कवर करेंगे, दैट इज मलेरिया। बेटा मलेरिया से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट स्टे ट्यून टिल द एंड। ओके स्टूडेंट्स, एंड आप लोग वीडियोस देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक। और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कमेंट करो बेटा नीचे, तभी तो मेरे को पता चलेगा दैट यू पीपल आर वीक इन विच टॉपिक, ताकि मैं उन टॉपिक्स की भी वीडियो बना सकूं। ओके स्टूडेंट्स, सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मलेरिया। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मलेरिया। ओके स्टूडेंट, सो बच्चा जो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने मलेरिया वाली जो टर्म है वो डिस्कवर की थी, हु वाज दैट साइंटिस्ट? इसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ही वाज लेवेरिन। ओके, लेवेरिन ने जो हमारी जो डिजीज है दैट इज मलेरिया उसकी डिस्कवरी की थी, और उसने ये बताया था कि ये जो मलेरिया है बेटा ये एक डिजीज है विच इज गोइंग टू स्प्रेड फ्रॉम प्रोटोजोन्स। ओके, जो प्रोटोजोन पैरासाइट है इट इज द मेन कॉज ऑफ मलेरिया। और अगर हम बात करें सो इस साइंटिस्ट ने एक और चीज डिस्कवर की थी विच वॉज द रूट कॉज ऑफ मलेरिया, दैट इज प्लाज्मोडियम। ओके स्टूडेंट, सो व्हेन ही डिस्कवर्ड द टर्म मलेरिया इन 1880। ओके स्टूडेंट, सो बच्चा जो ये साइंटिस्ट था लेवेरिन, इसने डिस्कवर किया था हमारा कि जो मलेरिया इट इज स्प्रेड विद अ प्रोटोजोन पैरासाइट। ये एक प्रोटोजोन, ये जो डिजीज है ये कॉज होती है बेटा हमारे प्रोटोजोन से, एंड ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द प्लाज्मोडियम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ वी मूव टू द फर्दर हिस्टोरिकल थिंग्स, सो बेटा जो नेक्स्ट चीज आती है ओके वो है हमारा रोनाल्ड रोज। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा रोनाल्ड रोज की। सो स्टूडेंट बच्चा ये जो रोनाल्ड रोज था ना, ही वॉज बोर्न इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में पैदा हुआ था और ये डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर ओके इन इंडियन आर्मी। बच्चा इसने क्या किया था ना, ही जस्ट डिस्कवर्ड और ही जस्ट गिव द थ्योरी दैट जो ये मलेरिया है, मलेरिया किस चीज से स्प्रेड होता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बताया था कि जो मलेरिया है वो स्प्रेड होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से। ओके, सो ही डिस्कवर्ड दैट रोनाल्ड रोज डिस्कवर्ड दैट मलेरिया का जो वेक्टर है इट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द साइंटिस्ट, बिकॉज बेटा जो साइंटिस्ट है ना इन दोनों के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप लोगों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। सो स्टूडेंट जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी आर गोइंग टू मूव टू द फर्दर डिटेल्स। नाउ स्टूडेंट्स वी आर फर्दर गोइंग टू द मोर डिटेल्स। सो बच्चा जो ये मलेरिया है सबसे पहले मैं पता चला इट इज अ प्रोटोजोन। ये प्रोटोजोन से स्प्रेड होने वाली डिजीज है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्दर इट इज अ प्लाज्मोडियम से भी कॉज, मतलब ये जो जिस चीज से हमारा मलेरिया कॉज होता है इट इज अ प्लाज्मोडियम। नाउ इफ यू लुक एट दिस वर्ड प्लाज्मोडियम, सो बच्चे जो ये प्लाज्मोडियम है ना इसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है 2 होस्ट्स की। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द 2 होस्ट, सो बच्चा पहला होस्ट होता है इट इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। Now, if we talk about the second host, that is obviously the human. Okay, students, so बच्चा प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है 2 होस्ट की। पहला होस्ट होता है इट इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड द सेकंड वन इज द ह्यूमन। नाउ अगर हम बात करें प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट वाली टर्म्स की, सो बच्चा जो ये फीमेल एनोफिलिस है इट इज द प्राइमरी होस्ट एंड ह्यूमन इज सेकेंडरी होस्ट। व्हाई वी कॉल फीमेल एनोफिलिस एज अ प्राइमरी होस्ट? बिकॉज बच्चा जो फीमेल है ना इसमें होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम। ओके, दिस इज द मेन रीजन। अगर हम बात करें क्लिनिकली जो मलेरिया है उसके जो प्लाज्मोडियम है उसके होस्ट कौन से हैं, सो बच्चा ह्यूमन होगा उसमें हमारा प्राइमरी होस्ट, बिकॉज बच्चा ह्यूमन उससे ना इन्फेक्ट हो रहा है। ओके, क्लिनिकली ह्यूमन होता है प्राइमरी होस्ट, बाकी सारे केसेस में ना ह्यूमन होता है हमारा सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, नाउ जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी आर गोइंग टू मूव टू द फर्दर डिटेल्स। फर्दर सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि बच्चा इट इज गोइंग टू रिक्वायर 2 होस्ट। द वेरी फर्स्ट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड द सेकंड इज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल फेज आती है, सो इट इज अ प्राइमरी होस्ट। एंड बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग है बेटा वो ना इसका इंटरमीडिएट है, तो इट इज अ सेकेंडरी होस्ट।
नाउ इफ यू फर्दर टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो बच्चा पहली चीज़ होती है हमारी स्टेजेस ऑफ जो ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करें तो किसकी क्या स्टेज होती है। सो जो इन्फेक्टेड स्टेज है, प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टेड स्टेज है बच्चा, उसे हम लोग कहते हैं स्पोरोजॉइट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड स्टेट होती है हमारी स्पोरोजॉइट्स। ठीक है बच्चा, अब ये स्पोरोजॉइट्स जो है ना हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। ये मॉस्किटो है, इट इज अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये जब हमें बाइट करेगा तो सबसे पहला काम ये क्या करेगा कि ना ये जो अपना सलाइवा है, इट इज गोइंग टू रिलीज दैट सलाइवा इन आवर ब्लड। मॉस्किटो सलाइवा होगा भाई हमारा रिलीज ब्लड में, और इस सलाइवा के अंदर होते हैं स्पोरोजॉइट्स। ठीक है, सो सलाइवा के अंदर होते हैं स्पोरोजॉइट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम बात करें ना कि जो सलाइवा जब हमारा मॉस्किटो में काटता है तो बच्चा हमारा ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता। सो ब्लड क्लॉट इसलिए नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एंटीकोगुलेंट नेचर ऑफ द सलाइवा। इसमें ना कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट होती है विच इज एंटीकोगुलेंट, जो हमारा ना ब्लड को क्लॉट नहीं होने देंगे जब तक हमारा मच्छर जो है बाइट कर रहा है। उसे 2-3 बूंद जितना खून चूसना होता है वो चूस के उड़ जाता है, उसके बाद जो है ना वो क्लॉटिंग होती है। ठीक है, सो इट इज हैविंग एंटी ठीक है। अगर ना मतलब मॉस्किटो का जो मेन पर्पस है हमारे जो ब्लड है उसमें सलाइवा को एंटर करना इज नॉट कि उसे ना मतलब मलेरिया डिजीज स्प्रेड करनी, नहीं। द मेन पर्पस ऑफ रिलीजिंग सलाइवा फर्स्ट इज बिकॉज उसके पास ना एंटी कोगुलेंट वाली जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसके सलाइवा में, वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी बच्चा तो हमारा जो ब्लड है वो हो जाएगा क्लॉट। ठीक है, अब ब्लड अगर क्लॉट हो गया है तो भाई मॉस्किटो अपना जो ब्लड है वो मतलब हमें इंटेक नहीं कर पाएगा उसका ब्लड का, तो उसका काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब इस सलाइवा में क्योंकि प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजॉइट्स तो हमें हो जाती है बेटा ये डिजीज मलेरिया। नाउ इफ यू आर गोइंग टू मूव टू द फर्दर डिटेल्स, स्पेस नहीं बचा है, स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो था, सॉरी इट इज अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इसने हमें कर लिया है बेटा बाइट, और इसके बाइट करने के बाद जो उसका सलाइवा था वो हमारे ब्लड में एंटर हो चुका है। उसके बाद जो मेन लाइफ साइकिल है वो जो है ना स्टार्ट होती है। सो इसके सलाइवा में क्या था बेटा, स्पोरोजॉइट्स। अब ये स्पोरोजॉइट्स है ना जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग के अंदर करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके सॉरी, इट इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब ये सेक्सुअली कैसे मतलब इट इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हाउ। बच्चे जो ये स्पोरोजॉइट्स है ना ये हमारे ब्लड से होते हुए सबसे पहले जाएगा हमारे लिवर में। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इट इज गोइंग इन आवर लिवर। अब ये लिवर सेल्स के अंदर जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा। इट इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस। काफी हद तक जब ये मल्टीप्लाई कर जाएगा और जो हमारे लिवर सेल्स हैं उसको मतलब वो अब उसे संभाल नहीं पाएंगे तो क्या होगा बेटा, लिवर सेल इज गोइंग टू बर्स्ट आउट। ओके स्टूडेंट्स, तो जो लिवर सेल्स है वो हो जाएंगे बर्स्ट, और इससे क्या होगा कि जो पैरासाइट है इट इज गोइंग टू रिलीज इन आवर ब्लड। ओके, अब जो ये पैरासाइट जो हमारे ब्लड में रिलीज हो गया है, नाउ इट इज गोइंग टू अटैक आर आरबीसीज। ठीक है बच्चों, ये हमारे जो आरबीसीज है उसको जाके अटैक करेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, अभी जो पैरासाइट है इट इज गोइंग टू फीड ऑन आर आरबीसीज। ठीक है, जो हमारे आरबीसीज को ये करेगा फीड, और प्लाज्मोडियम की इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इट इज ट्रोपोफोजॉइट्स। The stage of Plasmodium in which it feeds over our red blood cells is known as tropozoites. Okay students, now we are going to move to the further details. Before that, just take a screenshot because we are not having enough space. नाउ स्टूडेंट, हमने बात कर ली है स्पोरोजॉइट्स की, यानी कि जब हमारा जो पैरासाइट है वो हमारे आरबीसीज को खाना शुरू कर देगा, दिस पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज स्पोरोजॉइट्स, सॉरी ट्रोपोफोजॉइट्स। नाउ इफ वी मूव टू द फर्दर, बेटा जो आरबीसी है इसको ये कैसे खाता है। सो जो हमारा आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, इट इज गोइंग टू फीड अपॉन दैट। सबसे पहला काम होता है इसका दैट इट इज गोइंग टू ब्रेक आवर हीमोग्लोबिन इन 2 पार्ट्स। ठीक है, अब जो हमारा 2 पार्ट बच जाएगा तो फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी हिम एंड सेकंड इज गोइंग टू बी ग्लोबिन। अब जो ये पैरासाइट है बच्चा ये किसे खाएगा, इट इज गोइंग टू ईट दिस ग्लोबिन पार्ट। ठीक है, जो हमारा पैरासाइट है वो हमारे जो ग्लोबिन पार्ट है उसको जो है ना खाएगा, और वो बार बार जाके रिप्रोडक्शन तो करता ही है। ठीक है, रिप्रोडक्शन करता रहेगा, वो हमारे हीमोग्लोबिन पार्ट को खाएगा और रिप्रोडक्शन करेगा। इसकी वजह से क्या होता है, नाउ इट्स डन। अब हमारे आरबीसी में प्रेजेंट था हीमोग्लोबिन, तो उसने ग्लोबिन को तो खा लिया, प्लस वो मल्टीप्लाई भी कर रहा है, इट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग। सो क्या होगा बेटा, हमारा आरबीसी है वो हो जाएगा बर्स्ट।
आर आरबीसी इज गोइंग टू बी बर्स्ट। नाउ अभी आरबीसी बर्स्ट होगा तो क्या होगा, अभी जितने भी पैरासाइट थे, दीज पैरासाइट आर गोइंग टू बी अगेन रिलीज इन आवर ब्लड। अब ये सारे पैरासाइट जाएंगे और हमारे न्यू आरबीसी को टारगेट करेंगे, एंड सिमिलरली जो ये सारा प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता जाएगा एंड सो ऑन, मतलब इंक्रीज होता रहेगा ये प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, आपको पता है कि जो आरबीसी है वो हमारा जाके कहाँ पे जो है ना डीजनरेट होता है, इट इज इन स्प्लिन। तो जो मेन कॉज, मतलब ये जो पैरासाइट या फिर जो मलेरिया है, इससे एक और चीज होती है, दैट इज इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लिन, बिकॉज स्प्लिन इज द ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसीज। जितने भी सारे आरबीसीज खराब है वो जाके स्प्लिन में ही डीजनरेट होते हैं। तो बच्चे जब ये आरबीसीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा जाएगी, आरबीसी बार बार बर्स्ट होंगे और नए आरबीसीज को जो पैरासाइट टारगेट करता है तो वो भी सारे बर्स्ट होके जाके जो हमारे स्प्लिन में डीजनरेट होते हैं। तो दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन द इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लिन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट टेक आवर स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, मतलब कि जब आरबीसीज बर्स्ट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे पैरासाइट के बच्चा उसने हमारा जो आरबीसीज है उसमें हीमोग्लोबिन वाले पार्ट को में से ग्लोबिन वाले पार्ट को तो उसने खा लिया है, बच जाता है हमारा हिम पार्ट। सो जो हिम पार्ट इट इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड, इसको ना हम डिपॉजिट, मतलब ये खुद से ही जाके ना डिपॉजिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीमोजॉइंस। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं बेटा आरबीसी के बर्स्ट होने के बाद क्या होता है। सो बच्चा आरबीसी जब हमारे बर्स्ट हो जाते हैं, सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू सी द सिम्टम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो पैरासाइट ने जब ना फीडिंग कर ली थी तो इट इज गोइंग टू बी रिप्रोड्यूस, और बहुत हद तक हमारी जो ब्लड है उसमें पैरासाइट है इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, और ये अपना प्रोसेस ना कंटिन्यू करते जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस बर्स्टिंग। ये बच्चा बर्स्टिंग कैसे होती है। ओके सो बच्चे जब ये बर्स्ट, मतलब ये रिप्रोडक्शन हो जाती है, सो दिस पैरासाइट इज गोइंग टू बी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ध्यान रखना यहाँ पे ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लिवर में सेक्सुअल होती है। कीप दिस इन माइंड, लिवर में रिप्रोडक्शन होती है हमारी सेक्सुअल, और आरबीसीज में होती है हमारी एसेक्सुअल। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है इट इज, बताओ क्या होता है, किसी को पता है? इट इज मीरोजॉइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो मीरोजॉइड्स है ना ये हमारे आरबीसीज में जाके ना, मतलब ये मान लो हमारा आरबीसी है, इसमें जाके ना ये मतलब अपना अपना स्पेस क्या कहते हैं ऑक्यूपाई कर लेंगे, और ये ना हमेशा लोटस फ्लावर की लीव्स की जो शेप होती है, इनकी जो पैटल अरेंजमेंट होता है लोटस फ्लावर का, उस टाइप से इनका अरेंजमेंट होता है। अब जब इनकी क्वांटिटी हो जाएगी इंक्रीज इन नंबर, तो जब ये इंक्रीज इन नंबर होगा बच्चा, तो दिस आरबीसी इज गोइंग टू बर्स्ट। और ये जितने भी हमारे पैरासाइट है वो आ जाएंगे बाहर, ठीक है, और ये आरबीसी चला जाएगा हमारा स्प्लिन में, बिकॉज इसका अब पूरा फंक्शन ही खत्म हो गया। नाउ द स्प्लिन इज गोइंग टू डीजनरेट इट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे। सो अब आरबीसीज हो गया है ब्लड, नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट द एक्चुअल सिम्टम्स हैव अपीयर्ड। ठीक है बच्चा, जो सिम्टम्स होंगे ना, जैसे ही आरबीसी हमारा बर्स्ट होगा तो हमें मिलेंगे मलेरिया के सिम्टम्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस पैरासाइट, इट इज 1 to 14 days। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1 से 14 दिन में जाके, यानी कि जो पूरा प्रोसेस होता है, डेट सबसे पहले बाइट किया, फिर ये लिवर में गया, लिवर बर्स्ट हुई, उसके बाद ये गया आरबीसी में, और उसके बाद आरबीसी भी बर्स्ट होगा, उसके बाद जो है सिम्टम्स आएंगे। इस पूरे प्रोसेस को होने में लगते हैं 14 डेज। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नाउ जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट, वी हैव रीच्ड टिल द लास्ट लास्ट स्टेज है जो इसकी लाइफ साइकिल की ह्यूमन में। अब बेटा जो मीरोजॉइड्स है ना, ये रिप्रोड्यूस करेंगे, कहां पे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? ये हमारे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं आरबीसीज में, इन आरबीसीज। और मैं आपको पहले बता चुकी हूं बेटा आरबीसी में होने वाली रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल। ओके स्टूडेंट, अब ये रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली, और ये बना देंगे एक लास्ट स्टेज जो कि हमारे ह्यूमन में लास्ट स्टेज होती है, दैट इज गैमेटोसिस्ट। ठीक है, गैमेटोसिस्ट। अब ये लार्ज स्टेट है हमारा गैमेटोसिस्ट, इट इज गोइंग टू फर्दर कॉज द मलेरिया, जो बाकी बचे हुए ह्यूमंस में है उसमें कॉज होगा। कैसे होगा? वी आर गोइंग टू लुक एट दिस। सो बच्चा, जो हमारा ब्लड है जिसमें गैमेटोसिस्ट प्रेजेंट है, इट इज गोइंग टू ट्रांसफर। ठीक है, ये ट्रांसफर कैसे होगा? सबसे पहले तो हमारी पूरी बॉडी में होगा, बट जो मेन चीज है जहां पे गैमेटोसिस्ट वाले जितना भी ब्लड है वो जाके डिपॉजिट होता है या फिर वो जाके फ्लो करता है, इट इज द सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स।
ओके कहाँ पे सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स? सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारी आउटर लाइनिंग है, यानी कि जस्ट हमारे स्किन के नीचे जो वेसल्स प्रेजेंट है, दीज आर द सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये जाके डिपॉजिट हो जाएगा हमारे सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में। उसके बाद क्या होगा? एक और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आएगी। ठीक है, नाउ इट इज गोइंग टू बाइट दैट पर्टिकुलर ह्यूमन। सबसे पहले करेगी वो सलाइवा, जिससे कि ब्लड क्लॉट नहीं होगा। नाउ जो ब्लड लेके मतलब जो ब्लड इनटेक करिए पर्टिकुलर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इसमें बच्चों क्या होगा ना कि हमारा प्रेजेंट है पैरासाइट एट विच स्टेट? गैमेटोसिस्ट स्टेट। ओके अब एक्चुअल प्रोसेस होता है जो हमारा जो हम लोग का बात करते हैं, हम ह्यूमन के बारे में बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फीमेल। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसमें ये इसका जो आगे लाइफ साइकिल है। सो देन दिस पर्टिकुलर पैरासाइट इज गोइंग टू is gone inside the female anopheles mosquito। ठीक है, तो ये थी बच्चा हमारे जो ह्यूमन बीइंग में थी, हमारी जो लाइफ साइकिल थी पैरासाइट यानी कि जो प्लाज्मोडियम है उसकी। नाउ जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और हम लोग अब बात करते हैं कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में इसकी लाइफ साइकिल कैसे कैसे ग्रो करती है। ओके स्टूडेंट्स, now students, now we are going to talk about the stages of life cycle in female anopheles mosquito। okay students, so बच्चा जब एक इंसान था जो कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो जिसके भी जितने भी स्पोरोजॉइड्स थे या फिर जितने भी गैमेटोसिस्ट में प्रेजेंट जो पैरासाइट थे वो आके हमारे जो सुपरफिशियल वेसल्स है उसमें आके जो है मतलब इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद जो मॉस्किटो में बाइट करता है, सबसे पहले इट इज गोइंग टू रिलीज द सलाइवा, जो कि कॉज करेगा, जिसके पास होता है एंटीकोगुलेंट मटेरियल, जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं होती है। और उसके बाद वो जो ब्लड सक कर रहा है, द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो वो ब्लड सक कर रही है, उस ब्लड में प्रेजेंट है हमारा जो मलेरिया का पैरासाइट है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो मलेरिया का पैरासाइट है, हाउ इट इज गोइंग टू डेवलप इन द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब अगर हम बात करें तो जो मॉस्किटो ने, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने जो ब्लड सक किया था वो उसके कहां पे जाएगा? डेफिनेटली हम जो कोई चीज खाते या पीते हैं वो कहां जाती है? स्टमक में। ठीक है, अब बेटा एग्जैक्टली जो लाइफ साइकिल शुरू होती है हमारे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर पैरासाइट की, वो अब शुरू होगी। ठीक है, नाउ जो पैरासाइट है ये रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है ना स्पोरोजॉइट्स, मतलब कि जो हम जो पैरासाइट हम फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बॉडी में एंटर हुआ था, इट इज इन द स्टमक। उसके बाद जो बेटा ये पैरासाइट है ना, इट इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब जो ये रिप्रोड्यूस करेगा, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इट इज गोइंग टू इलैंगुएट, यानी कि अपने साइज को इंक्रीज करेगा और मोटाइल बनता है। सो इट इज गोइंग टू जस्ट इलैंगुएट इट्स, प्लस होगा ये अपने आप में एक ऐसी टेंडेंसी डेवलप करता है जिससे वो हो जाएगा मोटाइल। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस पर्टिकुलर थिंग, जब एक पैरासाइट फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के स्टमक में अपने आप को इंक्रीज, मतलब अपने आप की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर देता है जाइगोट, और वो अपने आप में एक टेंडेंसी डेवलप करता है ऑफ द मोटिलिटी। सो एट दिस पर्टिकुलर स्टेज जो ये पैरासाइट है, इट इज नोन एज ऊकाइनेट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो ऊकाइनेट स्टेज में जो हमारा पैरासाइट प्रेजेंट है, ये क्या करेगा? अब स्टमक से तो रह के ये अपना काम नहीं चला सकता ना, बिकॉज स्प्रेड भी करना है। हर एक लिविंग बीइंग की या फिर हर एक लिविंग चीज की एक टेंडेंसी होती है, इट हैज टू रिप्रोड्यूस, और उसे अपनी जो स्पीशीज है उसे स्प्रेड आउट करना है। ठीक है, ताकि वो एक्सटेंट ना हो जाए। सो अब ये स्टमक में रह के तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज सलाइवा कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे माउथ में। हर एक एनिमल में सलाइवा माउथ में ही प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले इसे पहुंचना होगा सलाइवा के पास। ठीक है, तो क्योंकि सलाइवा तो एक ऐसी चीज है जो कि हमारा जो मॉस्किटो है वो हमारे ब्लड में इंजेक्ट करता है। सो इट हैज टू मूव। ठीक है, अभी मूव कैसे करेगा? फर्स्ट थिंग, इट इज गोइंग टू बी बोर, यानी कि ये छेद कर, मतलब अपना स्पेस बनाते हुए जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसके स्टमक की लाइनिंग पे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये मूव करके सबसे पहले आता है हमारे जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसकी लाइनिंग पे, और एट दिस पर्टिकुलर स्टेज जब भी हमारा जो स्टमक की लाइनिंग पे आ जाता है, सो जो ऊकाइनेटस है इट इज गोइंग टू चेंज। कहां पे चेंज होगा बच्चा ये? अब इसकी कौन सी लाइफ की स्टेट आती है? दैट इज द oocyst।
ठीक है, ये oocyst स्टेज में हो जाएगा चेंज। उसके बाद ये क्या करेगा भाई, मतलब ये हमारी लाइनिंग तो प्रेजेंट है, हमारे स्टमक की लाइनिंग में तो आ गया है और इसने बना लिया oocyst। नाउ इसका जो मेन फंक्शन है दैट दिस oocyst इज गोइंग टू बी रिलीज इन द बॉडी कैविटी and then it is going to be transferred to the saliva of female Anopheles mosquito। ठीक है बच्चों, this is very simple। सो बच्चा जब हमारा जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करता है सो इट इज गोइंग टू इनटेक दैट ब्लड विच इज हैविंग पैरासाइट इनसाइड इट। सो बच्चा ये पैरासाइट वाला जो ब्लड है ये जाएगा उसके स्टमक में, बिकॉज जो भी चीज हम इनटेक करते हैं वो जाती है हमारे स्टमक में ही है। आफ्टर दैट दिस पैरासाइट इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस एंड इट इज गोइंग टू चेंज इट्स लेंथ, दैट इज इलोंगेट होगा। उसके बाद ये होगा मोटाइल, ये टेंडेंसी डेवलप करता है जिससे कि मोटिलिटी को इनटेक कर लेता है, बिकॉज बेटा बिना सलाइवा तक पहुंचे या फिर बिना माउथ तक पहुंचे इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज या फिर और ज्यादा जो पेशेंट है और जो मलेरिया जो डिजीज स्प्रेड है वो नहीं होगी। ओके तो एट दिस पर्टिकुलर स्टेज जब मोर्टेलिटी गेन कर लेता है तो इट इज नोन एज ऊकार्निटिन। ठीक है, उसके बाद स्टमक में रह के काम नहीं चलेगा, इसने मोर्टेलिटी भी गेन कर लिया। नाउ इट इज गोइंग टू मूव टू द लाइनिंग। ठीक है, ये बोर करेगा, ये मूव करेगा एंड इट इज गोइंग टू बोर्स। ओके सो लाइनिंग पे पहुंच गया, तो लाइनिंग पे पहुंचते पहुंचते इसने अपनी स्टेज को फिर से चेंज किया, इट इज ऊकार्निटिन से इसने बनाया बेटा oocyst। अब ये oocyst जो है ना इट इज गोइंग टू बी रिलीज इन द ब्लड कैविटी। ओके अभी ब्लड कैविटी से जाएगा बेटा फीमेल एनोफिलिस के माउथ में और डायरेक्टली हम बोले कि सलाइवा में। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या होगा, अगेन दिस इज गोइंग टू बाइट ह्यूमन। ठीक है, उसके बाद वो ह्यूमन में फिर से वो सेम प्रोसेस होगा दैट इट इज फर्स्ट गोइंग टू बाइट दैट पर्टिकुलर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। उसके बाद ना जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन था उसके ब्लड में ये फ्लो करेगा पैरासाइट एट द स्टेज ऑफ स्पोरोजोइड्स। उसके बाद धीरे धीरे करके ये जाएगा हमारे लिवर में, लिवर सेल बर्स्ट होंगे, फिर जाएगा आरबीसीज में, आरबीसीज बर्स्ट होंगे। आरबीसीज बर्स्ट होते ही हमारी बॉडी में जो मलेरिया के सिम्टम्स है वो अपीयर होते हैं। ठीक है, और द वेरी फर्स्ट सिम्टम इज द फीवर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बेटा ये रिप्रोड्यूस होते होते हमारे जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स है यहाँ पे पहुंचता है। उसके बाद एक अनइन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आके हमारी को काटती है। उसके बाद इट इज गोइंग टू टेक ऑल द स्पोरोजोइड्स इन इट्स स्टमक। उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ऊकार्निटिन बनाएंगे, फिर oocyst बनाएंगे, उसके बाद बॉडी कैविटी में जाकर फिर से सलाइवा में जाएंगे। सो दिस इज द होल प्रोसेस। और अब हमने इस प्रोसेस में कवर कर लिया है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो या फिर जो ये पैरासाइट है मलेरिया का जो पैरासाइट इट इज प्लाज्मोडियम, इट रिक्वायर्स टू होस्ट। ठीक है, फर्स्ट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड सेकंड इज ह्यूमन बीइंग। दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ हम देखते हैं बेटा कुछ और स्पीशीज जो मतलब मेन स्पीशीज होती है मलेरिया कॉज करने वाले की। सो मलेरिया कॉज करने वाली 4 स्पीशीज होती हैं। स्पेस नहीं है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बढ़ते हैं। Now students we are going to talk about the species of malaria। तो बच्चा मलेरिया की 4 स्पीशीज होती है। The first one is Plasmodium vivax, second is Plasmodium falciparum, third is Plasmodium malaria and the fourth is Plasmodium ovale। Now students if we talk about the most dangerous Plasmodium species, so the most dangerous species of Plasmodium कौन सा है, किसी को पता है? मोस्टली सबको पता होना चाहिए बिकॉज आप लोग इस स्टेज में आ गए हो अपनी बायोलॉजी पढ़ने की, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सो द falciparum, Plasmodium falciparum is the most dangerous species of Plasmodium। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम एक एक करके देख लेते हैं सारे जो ये मतलब जितनी भी स्पीशीज है उनके बारे में। मेन चीज हमें देखनी है दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड इन सारी स्पीशीज का। सो स्टूडेंट जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंक्यूबेशन पीरियड इन सारी स्पीशीज का या फिर सिम्टम्स जो भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की। सो बच्चा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है ना बहुत कॉमन इंडिया में। इफ यू टॉक अबाउट इंक्यूबेशन पीरियड, सो बच्चा इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इज 14 डेज। ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कंप्राइज करता है, दिस इंक्यूबेशन पीरियड इज जब हमारा जो ये पैरासाइट है ये जाएगा हमारे लिवर में, लिवर होगी बर्स्ट, देन ये जाएगा आरबीसी में, उसके बाद होगा बेटा आरबीसी बर्स्ट। सो इतने पूरे प्रोसेस को होने में लगते हैं 14 डेज। दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड। और एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है विच इज अबाउट फीवर। ठीक है, सो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रीअकरेंस ऑफ फीवर। सो बच्चा रीअकरेंस ऑफ फीवर्स होती है दैट इज इन एवरी 48 आवर्स। ठीक है, अब क्या होगा ना कि जैसे ही ये बर्स्ट हुए आरबीसी तो फटाफट क्या होगा हमारी बॉडी में हमें एकदम से ठंड लगेगी एंड देन फीवर होगा, देन फिर स्पीड से जो बेटा टेम्परेचर हमारे को स्वेटिंग होगी तो उस पर फीवर निकल जाएगा, मतलब चला जाएगा। सो बच्चा ये जो प्रोसेस है ना मतलब हर 48 आवर्स में आरबीसी दोबारा बर्स्ट होती है, यानी कि इसने बर्स्ट किया उसके बाद इसने न्यू आरबीसी को इन्फेक्ट किया
और ये जो न्यू आरबीसी नहीं बर्स्ट होने लगता है बेटा 48 आवर्स, और जैसे ही ये जो आरबीसी है ये बर्स्ट होगी तो हमारे को दोबारा आ जाएगा फीवर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट and we are going to move to the next, which is the most dangerous species of Plasmodium. Now students, if we are going to talk about the Plasmodium falciparum, so सबसे पहले हमें पता है it is the most dangerous. Okay, this is the most dangerous species of Plasmodium. अगर मलेरिया हो गया तो बेटा बच्चे के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं. Now if we talk about the incubation period, so इसका incubation period that is 12 days. Again लिवर में जाएगा, लिवर बर्स्ट होगी, उसके बाद ये जाएगा बेटा आरबीसी में, आरबीसी बर्स्ट होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले सिम्टम दैट इज द फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलेंगे. देन द न्यू आरबीसी होंगी, वो बर्स्ट होंगी. ओके स्टूडेंट्स, सो जब भी आरबीसी बर्स्ट होती है तो क्या होता है हमें फीवर. सो अगर हम बात करें बेटा जो रीअकरेंस ऑफ फीवर है वो कब होगा. रीअकरेंस ऑफ फीवर इट इज गोइंग टू टेक 48 आवर्स, यानी कि जहां से यहां तक के टाइम में लगता है बेटा 48 आवर्स, और जो रीअकरेंस ऑफ फीवर है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस. सो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, रीअकरेंस ऑफ फीवर इट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन 48 आवर्स, यानी कि हर 48 आवर्स में न्यू आरबीसीज होती रहेंगी बर्स्ट, और उसके बाद हमें दोबारा से फीवर होगा, यानी कि फटाफट बहुत स्पीड से हमें लगेगी ठंड, उसके बाद आएगा फीवर, उसके बाद जो है ना हमारा जो क्या कहता है उसे हमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर मतलब कूल उसको लेवल में लाने के लिए उसके बाद होगी बहुत सारी स्वेटिंग, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट रिलीफ फ्रॉम द फीवर. और अगेन 48 आवर्स में ये सब होता रहता है. नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्पीशीज, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. सो स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी, दैट इज प्लाज्मोडियम falciparum बेटा. जो ये फीवर होता है, इसमें जो फीवर होता है उसे हम एक चीज एक जो पर्टिकुलर नाम है विच इज वी आर गोइंग टू यूज इट इज ब्लैक वाटर फीवर. ठीक है, सो वैसे आपको ध्यान रखना, बिकॉज हो सकता है आपको नीचे पूछ ले कि ब्लैक वाटर फीवर किस चीज से होता है, या फिर किस चीज कौन सी मतलब या फिर प्लाज्मोडियम falciparum जो है वो कौन सा फीवर कॉज करता है. सो इट मे बी आस्क्ड. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द मलेरिया. प्लाज्मोडियम बेटा ये हमारा जो डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लेवरन. ओके, जिसने हमारी प्लाज्मोडियम की स्पीशीज डिस्कवर की थी, उसी ने हमारा जो ये प्रोसेस है मतलब जो ये प्लाज्मोडियम की एक स्पीशीज है वो डिस्कवर की थी. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसके इंक्यूबेशन पीरियड की. बहुत लंबा पीरियड होता है, दैट इज द मैक्सिमम ऑफ 28 डेज. ठीक है, यानी कि लिवर बर्स्ट होगा, आरबीसी बर्स्ट होंगे, उसके बाद जो फर्स्ट सिम्टम है इट इज गोइंग टू बी अपीयर एंड इट इज गोइंग टू टेक 28 डेज. नाउ उसके बाद जो न्यू आरबीसीज हैं इनको बर्स्ट होने में कितना टाइम लगता है. इट इज गोइंग टू बी बर्स्ट इन एवरी 72 आवर्स. सो रीअकरेंस ऑफ फीवर कब होगा बच्चा. रीअकरेंस ऑफ फीवर इट इज गोइंग टू रीअकर इन एवरी 72 आवर्स. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. उसके बाद हम बात करते हैं बेटा लास्ट स्पीच. नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम ओविले की. सो बच्चा इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है इज ऑफ 14 डेज. ओके, रीअकरेंस ऑफ फीवर इज गोइंग टू टेक प्लेस इन एवरी 48 आवर्स. ओके स्टूडेंट, यानी कि हर 48 आवर्स में न्यू आरबीसीज इन बर्स्ट होते रहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द सिम्टम्स. सो बच्चे सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. सबसे पहले रेस्टलेसनेस. रेस्टलेसनेस के साथ होता है बेटा हमारा स्लीपीनेस. स्लीपलेसनेस, वाओ लेसनेस काफी सारा हो गया. रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस यानी कि नींद नहीं आ रही है. देन मसल पेन. ओके, देन हेडेक. ओके स्टूडेंट्स, अब बारी आती है हेडेक हो गया, रेस्टलेसनेस हो गई, स्लीपीनेस हो गई, उसके बाद क्या होगा. ये सारी चीजें हो गई बेटा. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू अकर, दैट इज द चिलीनेस, यानी कि अब हमें लगने लगेगी ठंड, और ये ठंड कॉज करेगी फीवर. उसके बाद बॉडी करेगी बेटा हमारा टेम्परेचर इंक्रीज. ओके, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमें होगी स्वेटिंग, और ये स्वेटिंग इंक्रीज करेगी नॉर्मल मतलब इट इज गोइंग टू ब्रिंग द टेम्परेचर टू नॉर्मल. उसके बाद दोबारा जो न्यू इन्फेक्टेड आरबीसीज है वो होंगे बस, फिर से आएगी चिलीनेस, फिर होगा फीवर, फिर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करके फिर आएगी स्वेटिंग, फिर होगा भाई हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन. तो ये सारी चीजें होते होते बेटा पूरा मलेरिया का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा कंप्लीट. ठीक है, सो दिस इज द सिम्टम्स. अगर हम बात करें ना बच्चा तो ये सिम्टम्स जो है ना नॉर्मल फीवर में भी होते हैं, मलेरिया का कुछ
पैटर्न है बिकॉज बेटा जो मलेरिया है ना, इट इज द ओनली डिजीज जिसमें ना रिपीटेशन ऑफ फीवर होता है, ठीक है, यानी कि रिकरेंस। सबसे पहले फटाफट से ठंड लगी, ठंड लगने के बाद बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज किया, स्वेटिंग हुई, फीवर उतर गया। उसके बाद अगले 48 आवर्स में, या मोस्टली तो 48 आवर्स में होती है, बट हमने देखा जो हमारा जो एक प्लाज्मोडियम की स्पीशीज थी उसमें 72 आवर्स में अकर होता है। सो दिस इज गोइंग टू रिपीट, दिस इज द मेन सिम्टम जिसे हम बोल सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं यस दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डेफिनेटली फ्रॉम मलेरिया, दैट इज रीअकरेंस ऑफ फीवर इन अ फिक्स्ड पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बारे में बात करते हैं कंट्रोल। नाउ स्टूडेंट्स इज कम टू द कंट्रोल। अब बच्चा हम लोग ना कितना भी कुछ भी कर ले, हम लोग मॉस्किटो से जंग नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि बेटा मॉस्किटो की जो रिप्रोडक्शन एबिलिटी है बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। और ना बेटा चाहे कितनी भी एडवर्स और डाइवर्स कंडीशन हो, हमारा जो मलेरिया जो मॉस्किटो है इट इज गोइंग टू सर्वाइव। कुछ स्पीशीज मर जाती है, बट कुछ स्पीशीज उस एडवर्स कंडीशन से ना रेजिस्ट होकर अपनी जो स्पीशीज से आगे बढ़ाते रहते हैं, उनकी रिप्रोड्यूस होती रहती है, पॉपुलेशन इंक्रीज करती रहती है। बट कुछ चीजें हमें जो ध्यान रखनी है वो चीजें हैं दैट हमें ना वाटर कोई इकट्ठा नहीं होने देना, बिकॉज बेटा वाटर नहीं होगा या फिर कीचड़ नहीं होगा, गंदा पानी नहीं होगा, तो बेटा मॉस्किटो को ना जो एक स्पेस मिलता है रिप्रोड्यूस करने का वो नहीं हो पाएगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज हमें सिर्फ एक ही काम करना है बेटा, आसपास रखनी है हमें सफाई। सफाई रखेंगे तो पानी इकट्ठा नहीं होगा, पानी इकट्ठा नहीं होगा तो मॉस्किटो को ना एक मतलब मान लो सपोज आपके घर में ना 4 जगह पे पानी रहता है, ठीक है, आपके कूलर हो गए हैं और कुछ यहाँ पे गड्ढे वड्ढे पानी भरा है, तो बच्चा आपके घर में ही ना उस मॉस्किटो को 4 जगह मिल रही है रिप्रोड्यूस करने की। सो डेफिनेटली अगर आप उन चारों चीजों को खाली रखोगे तो एटलीस्ट आपके घर में तो मॉस्किटो नहीं होगा, आपके घर में तो जो ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है फिर कोई और स्पीशीज है ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगी। सो स्टूडेंट जस्ट कीप दिस इन माइंड, हमें कोशिश करनी है कि वी आर नॉट गोइंग टू कीप एनी स्टेगनेंट वाटर। फ्लोइंग वाटर इज अ डिफरेंट थिंग, अभी रिवर है, रिवर बह रही है, इट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट हमें ना जो स्टेगनेंट वाटर होता है कि बहुत दिनों से पड़ा है वो वाटर कहीं नहीं छोड़ना है। सो दिस इज द ओनली कंट्रोल मेजर। ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग्स यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट। सो स्टूडेंट आई जस्ट वांट यू पीपल ऑल टू जस्ट फोकस्ड ऑन योर नीट प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने टॉपिक मलेरिया का पूरा मतलब सब कुछ पढ़ लिया, डेट इज किसने इन्वेंशन की, कहाँ पे होता है, कौन से होस्ट होते हैं, दोनों होस्ट में हमने लाइफ साइकिल भी डिस्कस कर लिया है, स्पीशीज डिस्कस कर लिया, हर स्पीशीज का जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए वो डिस्कस कर ली है। एट लास्ट हमने जितने भी सिम्टम्स हैं वो भी डिस्कस कर लिया, कंट्रोल भी डिस्कस कर लिया है। सो स्टूडेंट अभी भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है इस टॉपिक में तो कमेंट डाउन बिलो, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके उस प्रॉब्लम को कवर कर लूंगी डेफिनेटली। सो स्टूडेंट्स जस्ट प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन और प्रेस द सब्सक्राइब बटन अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। क्या करना आगे तू